प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में भाषा एवं लिपि के बारे में जाना। पहले उसे थोड़ा सा दोहरा लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा यह भाषा का मूल रूप है। लिखित भाषा यह भाषा का स्थायी रूप है। मौखिक भाषा को लिखने का साधन लिपि है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। अब आता है हमारा व्याकरण। व्याकरण क्या है? बच्चों, भाषा मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। शिक्षित और अशिक्षित सभी लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, परंतु दोनों की भाषा में अंतर होता है। समय और स्थान के कारण भी भाषा में परिवर्तन आते रहते हैं। नए नए शब्द बनते रहते हैं तथा उनका रूपांतरण अर्थात रूप परिवर्तन होता रहता है। भाषा के प्रयोग तथा शब्दों के रूपों में समानता बनी रहे। अशुद्ध व मनमाने प्रयोगों के कारण भाषा न बिगड़े, इन सब के लिए एक सावधानी की, एक अनुशासन की जरूरत थी। व्याकरण इसी जरूरत को पूरा करता है। अभी मैं आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से व्याकरण के बारे में समझाऊंगी। पहला उदाहरण है, राधा पानी पी रहा है। दूसरा है, मोहन सोती है। इन दोनों वाक्यों से विचार तो प्रकट किए जा सकते हैं, परंतु ये दोनों वाक्य अशुद्ध हैं, क्योंकि इनमें कर्ता के अनुसार क्रिया का सही प्रयोग नहीं किया गया है। इसका सही प्रयोग इस प्रकार होगा, राधा पानी पी रही है और मोहन सोता है। ये दोनों ऊपर वाले वाक्यों के शुद्ध रूप हैं। बच्चों, हमें कर्ता, क्रिया आदि के सही प्रयोग का बोध व्याकरण द्वारा ही होता है। तो आइए व्याकरण को परिभाषित करें। व्याकरण जिस शास्त्र के द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने या पढ़ने के नियमों का बोध होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में, व्याकरण ही वह साधन है जिसके द्वारा भाषा की शुद्धता और एक रूपता को बनाए रखा जा सकता है। बच्चों, जिस प्रकार सेकंड से मिनट और मिनट से घंटे बनते हैं, उसी प्रकार वर्ण से शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं। व्याकरण के अध्ययन की सुविधा के लिए अर्थात इसे आसानी से समझने के लिए 3 भागों में बांटा गया है। व्याकरण के विभाग: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इन विभागों के बारे में विस्तार से हम अगले पाठों में पढ़ेंगे, लेकिन इनके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको अभी बताती हूँ। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्ण, वर्णों के उच्चारण, संधि आदि पर विचार किया जाता है। नंबर 2 है शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, उत्पत्ति, विकास और उनकी रचना के विषय में विचार किया जाता है। व्याकरण का तीसरा विभाग वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य निर्माण, वाक्य शुद्धि, वाक्य विश्लेषण और विराम चिन्ह आदि के विषय में विचार किया जाता है। अभी हमने व्याकरण के बारे में जाना, अब हम भाषा के क्षेत्रीय रूप अर्थात बोली के बारे में जानेंगे। भारत एक महान व विशाल देश है। इसमें अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भाषाओं को भी लोग अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग स्वरूपों में बोलते हैं। इस कारण इसमें अनेक स्थानीय शब्द भी मिल जाते हैं तथा ये शब्द कुछ दूरी पर बदलते रहते हैं। इसके बारे में एक कहावत भी है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। अर्थात थोड़ी थोड़ी दूर पर बोली और पानी बदल जाते हैं। इसी तरह से हम बोली को भी परिभाषित करेंगे।
भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। यह भाषा का अल्प विकसित रूप होता है। इसे सामान्यतः बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। बोली में साहित्य की रचना प्राय नहीं होती। बच्चों, जब हम चीज़ों को किसी दूसरी चीज़ के साथ जोड़ देते हैं तो वो हम लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो बोली को हम कुछ इस तरह से याद करेंगे। सभी मेरे साथ बोलेंगे। विभिन्न रंगों के प्रयोग से बनती है रंगोली, भाषा का क्षेत्रीय रूप कहलाता है बोली। इसे एक बार और दोहराएंगे। विभिन्न रंगों के प्रयोग से बनती है रंगोली, भाषा का क्षेत्रीय रूप कहलाता है बोली। बच्चों, तुलसीदास जी और मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचना अवधी में, विद्यापति ने मैथिली में तथा सूरदास जी ने ब्रज भाषा में की थी। पहले ये भी बोलियां ही थी, लेकिन अब ये भाषा के रूप में प्रयुक्त हो रही हैं। इसी तरह से भारत में अनेक बोलियां हैं, जैसे हरियाणवी, राजस्थानी, बुंदेलखंडी, कन्नौजी, भोजपुरी, मैथिली, मेवाती, मालवी, जयपुरी, कुमाऊनी, गढ़वाली इत्यादि। ये सभी बोलियां भारत में बोली जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। चलिए अब दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। व्याकरण, जिस शास्त्र के द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने या पढ़ने के नियमों का बोध होता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 विभाग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। बोली में साहित्य की रचना प्राय नहीं होती। पाठ को ध्यान से सुनने के लिए सभी का धन्यवाद।